आज का हमारा अध्याय है किशोरावस्था की ओर। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के बारे विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु या बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। 10.1 किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। बुजो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बुजो और पहली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगी। पहली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बुजो के कई मित्र जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर या कार्टून नजर आ रहे थे। उसकी मां ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। किशोरावस्था या एडोलसेंस कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, इसलिए किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है। पहली और बुझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछों का आना किशोरावस्था के लक्षण हैं। वे यौनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं।
10.2 यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की और हाथ एवं पैरों की अस्थियों या हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। क्रियाकलाप 10.1 निम्न चार्ट में लड़के एवं लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरण 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। पता पता लगाइए कि आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा और कौन सबसे बौना हो सकता है। आयु वर्षों में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत लड़के और लड़कियां। 8 वर्ष 8 वर्ष की आयु में लड़के जो हैं वो 72% पूर्ण लंबाई प्राप्त कर लेते हैं और लड़कियां 77% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। 9 वर्ष की आयु के लड़के 75% आयु को पूर्ण कर लेते हैं, जबकि लड़कियां 81% लंबाई को पूर्ण लंबाई प्राप्त कर लेती हैं प्रतिशत में। 10 वर्ष आयु के जो लड़के हैं वो 78% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं और लड़कियां 84% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। 11 वर्ष की आयु में लड़के 81% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि लड़कियां 88% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। 12 वर्ष की आयु में लड़के 84% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि लड़कियां 91% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। 13 वर्ष की आयु में लड़के 88% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि लड़कियां 95% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। 14 वर्ष की आयु में लड़के 92% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि लड़कियां 98% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। 15 वर्ष की आयु में लड़के 95% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं और लड़कियां 99% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। 16 वर्ष की आयु में लड़के 98% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं और लड़कियां 99.5% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। 17 वर्ष की आयु में लड़के 99% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि लड़कियां 100% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। 18 वर्ष की आयु में लड़के 100% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं और लड़कियां भी 100% पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से ये आयु और लंबाई का सारणी थी। अब पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में, वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में अपॉन वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत इंटू 100, ये एक फॉर्मूला है। उदाहरण दिया गया यहाँ पे, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी।
तो यहाँ पर वर्तमान लंबाई जो दी गई है वो 120 सेंटीमीटर और वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत, तो यहाँ पर 75% हो जाएगा, इंटू 100 करना है, बराबर इसकी आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। क्रियाकलाप 10.2। क्रियाकलाप 10.1 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए। आयु को एक्स अक्ष पर तथा लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत वाई अक्ष पर लीजिए। अपनी आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ की तुलना निम्न ग्राफ से कीजिए चित्र 10.1 के अनुसार। चित्र 10.1 में आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। यहाँ पर ये इस तरह के लड़के दिखाए गए हैं और इस जो चित्र है वो लड़कियां दिखाई गई हैं। यहाँ आयु दी गई है वर्षों में, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष की आयु, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, और इसको अक्ष माना है। और इधर दी गई है पूर्ण लंबाई का प्रतिशत। पूर्ण लंबाई का प्रतिशत 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% और 100%। ये वाई है। यहाँ पर 8 वर्ष का जो लड़के हैं उनकी लंबाई का ग्राफ यहाँ पे है, यहाँ तक, और लड़कियों की आयु का ग्राफ है 8 वर्ष में वो यहाँ तक है, उनकी लंबाई यहाँ तक हो जाती है। लड़कों का 9 वर्ष में यहाँ तक और लड़कियों का यहाँ तक। ये लड़कियों का ग्राफ है और ये लड़कों का ग्राफ है। इस तरह से दिया गया है ये किस तरह से 10 साल में बढ़ते हैं, फिर 11 साल, फिर 12 साल में, फिर 13 साल। ये इस तरह से लंबाई का जो ये ग्राफ दिया गया है इस तरह से ये चलता है और वह लास्ट में 18 वर्ष में ये 100% हो जाता है। इस तरह से ये आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ, परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों और शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की
पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौवनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं तो लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है? यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लेरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं, जैसे चित्र 10.2 में दिखाया गया है। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने एवं भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। चित्र 10.2 में किशोर लड़के का स्वर यंत्र एडम्स एप्पल को दिखाया गया है। इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। मेरे अनेक सहपाठियों की फटी आवाज है। अब मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनी द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में चित्र 9.1 एवं 9.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है
जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। 10.3 गौण लैंगिक लक्षण। आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों की लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। बुझ और पहली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौवनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय या स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। 10.4 जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। चित्र 10.3 पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन या पुरुष या नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों या लक्ष्य स्थल तक
पहुंचता है। इसके बाद यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। चित्र 10.3 यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रण होते हैं। ये इस तरह से यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोनों द्वारा नियंत्रण होता है। पहली और बूझो अब समझ गए कि यौनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है। जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता है या कभी समाप्त होता है। 10.5 मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सकें, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटी स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोद्रम कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवर्ती कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। पहेली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवर्ती तक होती है। क्या यह सही है? ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। चित्र 9.8 में यह दिखाया गया है। 10.6 संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? मैंने अपनी माँ और चाची की बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में
विकसित होगा। लड़का अथवा लड़की। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे जैसी संरचना या गुणसूत्रों में निहित होता है। अध्याय 8 का स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं जिन्हें अक्ष और वाई कहते हैं। स्त्री में 2 अक्ष गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 अक्ष तथा 1 वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 अक्ष गुणसूत्र होता है परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में अक्ष गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। चित्र 10.4 को देखिए। जब अक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 अक्ष गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। यहाँ पर चित्र 10.4 में मनुष्य में लिंग निर्धारण को दिखाया गया है। ये वाई गुणसूत्र, ये अक्ष गुणसूत्र और ये अक्ष गुणसूत्र हैं। ये अंडाणु के पास जाते हैं। अगर अक्ष वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो नर या लड़का का जन्म होता है और अक्ष का होता है तो मादा या लड़की का जन्म होता है। इस तरह से ये शुक्राणु है, ये वाई शुक्राणु, ये अक्ष शुक्राणु है। अगर वाई शुक्राणु अक्ष शुक्राणु से मिलता है तो लड़का उत्पन्न होता है और अक्ष मिलते हैं तो मादा या लड़की का जन्म होता है। अब आप ये जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, परंतु पूर्ण निराधार है एवं अन्याय संगत है। 10.7 लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। चित्र 10.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल या अधिवक्र जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जैसे चित्र 10.5 में दिखाया गया है। यहाँ पर इसको पीयूष ग्रंथि को दिखाया गया है। यहाँ थायराइड ग्रंथि होती है। यहाँ पर ये एड्रिनल ग्रंथि को दिखाया गया है। यहाँ पर ये अग्नाशय को दिखाया गया है। यहाँ पर स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति को दिखाया गया है। इस तरह से पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय और स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, और ये नीचे की तरफ वृषण को दिखाया गया है। इस तरह से चित्र 10.5 में मनुष्य के शरीर में
अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दिखाया गया है। बूझो और पहली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था, जिसका गला बहुत फूला हुआ और उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त हैं, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं, क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बुआ और पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। एड्रिनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से स्रावित आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या अन्य जंतु में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? 10.8 कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आप रेशम के कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। अध्याय 9 लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण चित्र 10.9.10 कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो, तो क्या उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण गोइटर हो जाएगा? क्रियाकलाप 10.3 किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। 10.9 जन्नात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम की करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है, तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं।
कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन, जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। लोह या आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक हैं? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है? चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। क्रियाकलाप 10.4 अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन, कल या नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन खाया था। क्रियाकलाप 10.5 चित्र 10.6 में से प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकता के प्रति सचेत रहें। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर उसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मांस को दिखाया गया है, यहाँ पर सब्जियों को दिखाया गया है, यहाँ पर फलों को दिखाया गया है, यहाँ पर दूध और अंडों को दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 10.6 में भोजन के पोषक पदार्थ जैसे विभिन्न खाद्यान्नों को यहाँ पर दिखाया गया है। व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। शारीरिक व्यायाम। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए।
भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएं करें और न करें। अध्याय 9 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये मिथ अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। पहला, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। दूसरा, संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है। तीसरा, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है। उनको उखाड़ फेंकिए या छोड़ दीजिए। किशोर द्वारा गर्भधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत या कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु किशोर लड़कियों माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व में माँ एवं संतान दोनों के ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। अतः वे मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। क्रियाकलाप 10.6। अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्रित कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा उनके आंकड़े भी एकत्रित कीजिए जो व्यायाम नहीं करते। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? निश्चित नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। नशीली दवाओं या ड्रग्स का निषेध करना। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए न ही कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु या वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी का मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है।